हमारा लेसन चल रहा था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसमें अब हमने जुडिशरी पढ़ना है, लेकिन जुडिशरी पढ़ाने से पहले मुझे लेसन के स्टार्टिंग पे जाना पड़ेगा, जिसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन अब बताती हूँ मैं था क्या। कहानी शुरू हुई थी मंडल कमीशन से हमारी। था क्या कि गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसका जो हेड था वो वीपी मंडल था, मेन हेड थे, और इसका काम था कि इंडिया में आइडेंटिफाई करे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और उनके अच्छे के लिए, एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है उसका स्टेप बताए। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 को, और इसने ये कहा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं ना, उसमें 27% सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की जाए, जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन। अब ये सारा मंडल कमीशन का ये हो गया। अब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए 1989 में, तो इसमें जनता दल जो थी उसने प्रॉमिस किया कि अगर उसको वोट मिलेंगे तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देगी। और हुआ यही कि उस समय वो इलेक्शन जीत गई। पीवी सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया, मंडल कमीशन लागू कर दिया। देखिए ये सब कैसे हुआ। प्रेसिडेंट, जब भी नई पार्लियामेंट बनती है तो प्रेसिडेंट के एड्रेस से वो शुरू होती है। फंक्शंस पढ़े हैं आपने, सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। तो उसमें प्रेसिडेंट ने बताया कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी इंटेंशन है इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की। 16 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने, जो मेन मिनिस्टर्स थे पावर में, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट दिन पीवी नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में ये बता दिया। तो डिसीजन जो था वो सेंड टू डिपार्टमेंट, यानी पूरा डिस्कशन हुआ क्या क्या होना चाहिए, वो सब पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। फिर ये बिल आया, फिर उन्होंने साइन किया, लॉ बन गया। और बाद में ये सारा जो था, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, पर्सनल एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने इसको लेटर को लिखा, और हर जगह दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे ना पूरे इंडिया में, वहाँ इन्हें भेज दिया। लेकिन अब इस पर एक इशू खड़ा हो गया। ये सब लोगों को मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि 100 में से 27% सीट सिर्फ इनके लिए रिजर्व कर दी जाए, तो जो जनरल है वो कहाँ जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उन्हें लगा कि इनइक्वालिटी है, ये देखिए, क्योंकि इक्वालिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और मैं उस समय 10th क्लास में थी जब ये मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स और वो लोग आके स्कूल बंद करवा देते थे। स्कूल भी मेरे ख्याल से महीनों तक बंद रहे थे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस पर एजिटेशन किया। और तब ये केस कहाँ गया? ये केस गया कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये फैसला रिवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन सोशली और बैकवर्ड क्लासेस में भी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और उन्हीं को दिया जाएगा ये रिजर्वेशन का। तो अब जो यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है, वो स्टोरी ख़त्म होती है जुडिशरी पे। तो अब हमें वही जुडिशरी पढ़ना है। बाकी सब हमने पढ़ लिया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब डिसीजंस होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है, ये सारे, फिर कौन मदद करते हैं इनकी, ये सब है। अब जुडिशरी का रोल हम पढ़ेंगे। अब आइए जुडिशरी पे। अब आपने पूरी स्टोरी जान ली। तो वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई कंट्री में कोर्ट ना होती तो क्या होता। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट है लेकिन उसे गवर्नमेंट के जो एक्शन है उसके खिलाफ, वो गवर्नमेंट का जो भी उन्होंने लिया एक्शन, गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया, क्या उसके खिलाफ वो कुछ कर सकते हैं या नहीं, जज कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको। अगर ये पावर है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया सब लोग उस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर फेयर जजमेंट है, इफ़ इट गेव अ फेयर जजमेंट, इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट, कहते हैं कि फेयर जजमेंट है। क्या होगा अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है यहाँ पे ये है कि अगर वो लोगों को जो डिसीजन है मंजूर नहीं होगा तो इसी वजह से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर जुडिशरी है। हमारी जुडिशरी क्या है? जुडिशरी में हमारा जो आता है, इंडियन जुडिशरी में सबसे पूरी कंट्री के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है। हर एक स्टेट्स में अपने हाई कोर्ट है।
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और लोकल लेवल पे कोर्ट है, जैसे लोक अदालत, ये सब लोअर लेवल के कोर्ट है। अगर लोअर लेवल के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल है। तो कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड जुडिशरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसीडर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज जुडिशरी, ये लोकल है। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये भी व्हाट डज दिस मीन, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जितना भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना नीचे का पूरी कंट्री का, वो ये कंट्रोल करता है, और इसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। जैसे मैंने कहा, आप लोकल में सेटिस्फाइड नहीं है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया एंड में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबको मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से, वैसे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे डिस्प्यूट सिटीज़न, कंट्री के सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा है, दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस होते हैं आपके प्रॉपर्टी के केस, क्रिमिनल केसेस होते हैं ये वायलेंट वाले केसेस, मार धाड़ वाले, मर्डर वाले, ये सब। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में भी जो डिसीजंस से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। ये भी अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब है कि ये जो है किसी भी नेता के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। नेता मतलब जो पार्लियामेंट में सारे बैठते हैं, जो लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मतलब जिनका मेन रोल होता है, जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नेता जिनके मेन साइन के बिना ये लॉ बनेगा ही नहीं, वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स। अब जुडिशरी पे तभी सबको विश्वास है, तभी सबको फेथ है जुडिशरी में। क्यों? क्योंकि किसी भी नेता का, किसी का भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इंडियन जुडिशरी में। जज जो हैं उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता। डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर। जैसे जो भी पार्टी पावर में है, एट प्रेजेंट बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी जजों को कहे कि तुम ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नो। जजेस अपने बिहाफ पे डिसीजन देते हैं। क्यों? इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जजेस को अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको हटा कोई नहीं सकता। एक जज को हटाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टी काम करते हैं, इनको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तभी जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसी उनमें कोर्ट है दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से जो बिल्कुल अलग है। तभी जो अभी ये मंडल कमीशन वाला केस है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, लेकिन इसके खिलाफ जो सिटीजन जिससे सेटिस्फाई नहीं थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इंडिया ने ये अचीव किया है, इंडिया हैज़ अचीव दिस। जजेस जो होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके बाकी सारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। In practice, it now means that senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and High Court. तो जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, यानी कि नेता का, बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है, वेरी लिटल स्कोप है इंटरफेरेंस का। जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, इज़ यूजली वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। और जब पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसी को भी अगर आपने अपॉइंट कर दिया जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, उसे उसकी पोजीशन से हटाना, उसकी जॉब से हटाना नियरली इम्पॉसिबल होता है, ना के बराबर होता है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, उतना ही डिफ़िकल्ट किसी जज को रिमूव करना है। इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा में वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में, डेमोक्रेसी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
अच्छा, अब इंडियन जुडिशरी जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अगर लॉ जो पहले सही था लेकिन टाइम के साथ चेंज होते हैं, अब वो इनवैलिड हो गया है, द डिक्लेयर इनवैलिड, कोई भी लॉ और लेजिस्लेचर एक्शन एग्जीक्यूटिव का जो अब इनवैलिड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इनवैलिड एनी लॉ, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का ये अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं आया, मैं बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। हमने पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है। मीन्स कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले लेते हैं, जो भी उनके फैसले होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं तो वो पार्लियामेंट में कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर उसको कुछ पार्लियामेंट में चेंज किया गया और वो सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने आप डिसीजन पास कर सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड कोई भी लॉ, लेजिस्लेशन का या गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन को वो इनवैलिड कर सकते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो लॉ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दे कैन ऑल्सो डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। अब ये यहाँ पे बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ कंट्री। मतलब कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो लॉ बना रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्हेन इट इज़ चैलेंज्ड बिफोर दैम, this is known as judicial review. Supreme Court of India has also ruled that the core of basic principle of constitution cannot be changed by parliament. कि वही बोला मैंने जो पहले कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस इतने आसान नहीं है करने, अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ चैलेंज किया जा सकता है और उसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो उठते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। The power and independence of the Indian judiciary allow us to act as the guardian of the fundamental rights. कहते हैं जो पावर है और इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी की, वो अलाउ करती है उसे कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है, देखभाल करने वाला है। वी शुड सी इन द टेक्स्ट चैप्टर सिटीजन। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप इसे सी इन द नेक्स्ट चैप्टर में आप ये देखेंगे। एक्चुअली हमें इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं, कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, कोई भी हम धर्म मान सकते हैं, इंडिया में कहीं भी जाके रह सकते हैं, लेकिन इसमें एक लास्ट लॉ हमें मिला हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो क्या राइट है? वो ये राइट है कि हमारे जितने भी राइट अगर कोई छीनता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ अपील कर सकते हैं। और अगर पर्सन फाउंड गिल्टी, चाहे पर्सन है चाहे गवर्नमेंट है, अगर वो प्रूव हो गया कि जी उसने हमारे राइट्स छीने हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। In recent years, the court have been given several judgment and directive to protect public interest and human rights. Public interest और human rights को protect करने के लिए भी बहुत सारे judgment पास हुए हैं। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. कोई भी कोर्ट जा सकता है, इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। मीन्स अगर आज मैं किसी गवर्नमेंट के एक्शन से दुखी हूँ, ठीक है, कोर्ट इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। कोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को रोक सकता है कि वो जो अपनी पावर का है उसका मिसयूज़ ना करे। दे चेक मेल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल ऑफिशियल। अगर कोई पीपल लोग और गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ गलत करते हैं तो वो भी कोर्ट के में जा सकते हैं, उसके खिलाफ भी कोर्ट उसको देखेगा। तो जुडिशरी जो है वो हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है हमारी कंट्री में। अब इसमें था पब्लिक हर्ट बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने आधी बात छोड़ दी। कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन हमारे से हर्ट होता है। देखिए PLI क्या है, चाहे कोई लोग हो चाहे कुछ हो। अब इंडिया में एक रूल है कि जी बच्चों को मारना नहीं है, कोई भी बच्चों को छू नहीं सकता। तो इसके खिलाफ बस मुझे क्या करना है, मुझे एक लेटर लिखना है, ठीक है ये रूल है, अननेसेसरी बच्चों को क्यों मारा जाए, लेकिन इससे बच्चे, उन्हें पता है राइट्स है उसके पास, लेकिन बच्चों को ड्यूटीज़ नहीं पता है, तो इससे बच्चे इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे सुधरने की बजाय कुछ हद तक बिगड़ रहे हैं और इस पर बहुत सारी
PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। उसमें क्या होता है, बस मुझे एक लेटर लिख के देना है कि ठीक है ये बात ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ ऐड कर दो या इसको दोबारा से आप कंसीडर करो। मुझे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मुझे एक लेटर देना है कोर्ट को, और वो कोर्ट के जजेस जो है जिनके पास भी पहुंचेगा वो इस मैटर को अपने आप देखेंगे। तो दिस इज़ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये चीज़ है ये।